हेलो दोस्तों। सुबह वाली कुंडली को दोबारा से ले रहे हैं। इसको इसलिए ले रहे हैं कि बीच में किसी जातक ने कमेंट कर दिया कि अभी जो गोचर होने वाला है धनु लगन में, तो उसमें एक विपरीत राजयोग बन जाएगा क्या। तो पहले आप ये समझिए कि विपरीत राजयोग होता क्या है। आप तो उसको राजयोग समझ के खुश हो रहे हो, भैया वो विपरीत है। इस कारण से इस चीज़ को हम तो प्रे करेंगे कि ना मिले, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में विपरीत राजयोग होता है उसकी ज़िंदगी का दर्द वही जानता है। इस कुंडली में विपरीत राजयोग कैसे है, पहले इसको देख लीजिए और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा फैंटेसी में आ जाते हैं जब है ना विपरीत राजयोग सुनते हैं। आपको तो लगता है कि बस वो चीज़ जो है बहुत कुछ देने वाली है। विपरीत राजयोग देता कुछ नहीं है, छीन सब कुछ लेता है। वो सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ा देता है। सिचुएशन ये होती है। देखिए, इस कुंडली में सुबह के वक्त तो पूरी इंट्यूशन काम कर रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुंडली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब देखें, सबसे पहले गुरु जो हैं वो बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस के अंदर। फॉर द टाइम ये भूल जाइए कि गुरु किस भाव का स्वामी है, भूल जाइए उसको बिल्कुल। इतना ध्यान रखिए कि गुरु का कारकत्व है और वो होता है संतान का देना। ठीक है, गुरु का एक चीज होती है संतान देना, दूसरा गुरु का कारकत्व होता है ये कि वो देव गुरु हैं, कृपा है, भगवान की कृपा है। तो ये जो गुरु है ये कहाँ बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में। फॉरगेट अबाउट दिस, इसकी जरूरत नहीं पड़ती अभी। यहाँ पे क्या राशि लिखी है उसको बाद में झेलेंगे, क्या स्थिति। अभी हम सिर्फ यह देखने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रह है उसका कारकत्व किस हिसाब से काम करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे गुरु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, किसी भी राशि में बैठे हों, मित्र हैं या शत्रु, उसको थोड़े समय के बाद देखेंगे। पहली कंडीशन, गुरु बैठे हैं। गुरु का कारकत्व जो है वो है संतान देना। गुरु का जो एक मेजर पोजीशन है आपकी कुंडली में, गुरु जहां भी बैठेगा वहां पे ब्लेसिंग ऑफ द गॉड होगी। वहां की राशि को मिटा दें, नीच का गुरु हो तो भी ब्लेसिंग ऑफ गॉड वहां पर आपके लिए काम करेगी। ये मॉडिफाई होंगे बाकी के ग्रह जो उनके स्वामी हैं उनके साथ, उसको भी अपन बाद में समझेंगे। तो ये गुरु अगर देखा जाए फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो इसके पास आता है आपका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेके बैठा है और इसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, इसका मतलब क्या है, अपनी किसी ना किसी सिचुएशन से वो आपको प्रोवाइड करेगा अपने कारकत्व की चीज़ें। कहाँ पे प्रोवाइड करेगा, कहाँ पे दृष्टियाँ दे रहा है, कहाँ पे वो ब्लेसिंग ऑफ द गॉड है। इसमें ब्लेसिंग ऑफ द गॉड आ रही है यहाँ पर संतान पे। ठीक है, ये ब्लेसिंग ऑफ द गॉड आ रही है कहाँ पर, आपके भाग्य पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेके बैठा है, इसीलिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माइंडसेट देना है, कारकत्व के दम पे उसे संतान देनी है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके की किस्मत देनी है। अब देखिए, यहाँ पे नंबर जो लिखा है वो लिखा है 6 नंबर। ठीक है, ये घर उसके लिए अब अच्छा तो नहीं है क्योंकि बुध का घर है, शत्रु ग्रही हो जाएगा वो, लेकिन बुध एक घर पीछे है तो मित्र रहेगा। एक तरफ शत्रु हो और एक तरफ मित्र हो तो ग्रह न्यूट्रल पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए जुपिटर यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देने वाले क्योंकि ये दुश्मन के घर में बैठे हैं, लेकिन दुश्मन से तात्कालिक मित्रता है इस कुंडली में। इस वजह से गुरु यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक, न्यूट्रल होने के बावजूद भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं छोड़ेंगे। ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जिम्मेदार है कि अपना संतान ना भी हो तो भी किसी संतान को पालने पोसने की चीज होगी, क्योंकि गुरु के पास जो उसका सिग्निफिकेंस है वो सुरक्षित रहेगा। गुरु के ऊपर कोई ऐसा पाप प्रभाव नहीं है जो गुरु के चीजों को पीड़ित करता हो। ठीक, इसलिए ये पहली कंडीशन थी। जबकि संतान के लिए होने वाला जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है वो जाके, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है वो जाके नीच राशिस्थ हो चुका। ये बता रही है कि संतान नहीं होगी क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नीच राशिस्थ हो रहा है, तो संतान होने की संभावना कम हो गई। यहाँ पे ये सिचुएशन के बावजूद अगर ये पोजीशन है, क्योंकि सिग्निफिकेटर जो है, कारक जो है वो देना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी संतान को पालने पोसने की कैपेसिटी वो देगा। वो जहाँ तक खुद ही माता भी बना है, वो जहाँ तक खुद ही पिता भी बना है। ये तो हुई
पहली कंडीशन कि लाइफ के अंदर इंसान जिएगा किस मकसद के साथ, माता भी बनेगा और पिता भी बनेगा, वो खुद अकेला, ये मकसद दिखाई दिया। अब आइए इस चीज़ को लेके आपने पकड़ रखा है कि ये एक विपरीत राजयोग है। तो विपरीत राजयोग की स्थिति में क्या हो रहा है, इस भाव का स्वामी यहाँ जाके बैठ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है किसी तरह का कोई दुख, कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई पीड़ा हम अपने पूरे जन्म के अंदर लेके चलेंगे। ये बहुत नेगेटिव चीज है, ये पॉजिटिव चीज नहीं है। भूल के किसी कुंडली में विपरीत राजयोग ना आए। यहाँ पे बीमारी का घर का स्वामी हो रहा है और वो जाके बैठ रहा है आपके 8वें में। 8वें में चीज क्या है, लॉन्गेविटी का बढ़ना। तो क्रोनिक डिसीज के बढ़ने की संभावना यहाँ पे बेवजह बन जाएगी। क्रोनिक डिसीज, यहाँ पे किसी तरह की लड़ाई झगड़े चले हों तो वो भी बहुत लंबे खिंच जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। यहाँ पे किसी भी तरह का दुख है, क्योंकि हेल्थ के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चोट लगने कोई हेल्थ की प्रॉब्लम बोले। अगर हम मानसिक रूप से दुखी हैं तो भी हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम है। ये मानसिक रूप से दुखी करने के लिए अपने आप में सक्षम बन जाएगा। इसलिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ आना शनि का खराब था। फिर शनि जो है वो इस भाव में बैठ के इसको नीच कर रहे हैं। अब ये भाव काय का है, ये भाव तो आयु का है ना। आयु के भाव में शनि बैठे हुए हैं और वो भी नीच के। अगर ग्रह उच्च होता है तो मैंने कहा था कि वहाँ तो मिठाइयाँ बांटता है, दुखी होता है तो कहेगा ये शनि कि भाई किसी प्रेम में अगर धोखा हो गया है तो आत्महत्या कर लूँ, ये स्थिति खड़ी करेगा ये शनि यहाँ पे। इसीलिए ये जिसको आप विपरीत राजयोग में देख के खुश हो रहे हैं, इसने किया क्या है, इसने सिर्फ इस चीज़ को किया कि अगर ये लव मैटर्स में किसी तरीके के दुख को दे रहा है, किसी के लिए अपने प्राण त्यागने की सोच रहा है, तो गुरु की दृष्टि यहाँ पे कह रही है कि एक कर्मा करने आप आए हो इस जन्म में, और वो कर्मा क्या होगा, किसी संतान का जुड़ा हुआ कर्मा है। खुद की संतान नहीं तो उनके भतीजे या भतीजी को लिया और वहाँ पे उनको ले जाके यहाँ पे शनि ने बिठाया। अब यहाँ पे शनि लॉन्गेविटी मेंटेन क्यों करेगा जबकि वो भाव को खराब कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको दूसरे लॉजिक को भी लेके चलना है। अगर शनि यहाँ बैठा होता तो कंप्लीटली डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ले लेता। अगर ये यहाँ नहीं बैठा, ये एक घर आगे भी बैठा है तो भी इसके पास यहाँ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नीचे की तरफ बना रहा हूँ। ये इस भाव को हम देखते हैं 7th हाउस को, तो ये कहते हैं पताल का साइड। तो ये जो शनि है इसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ आएगी। शनि के पास अगर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है तो शनि के कारकत्वों में बढ़त हो जाएगी। शनि के कारकत्व क्या हैं, दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन आयु भी है, क्योंकि वो आयु का कारक है, बीमारियों का भी कारक है। तो यहाँ पे जब शनि दिशा बली हो जाता है, ऐसे में कैपेसिटी किस चीज़ की होती है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में क्या फ़ायदा हुआ है, लॉन्गेविटी बढ़ गई। बीमारी के साथ तो चलना था, किसी तरीके की बीमारी मन के अंदर लेके ही चल पड़ा इंसान। अब ऐसी सिचुएशन में इंसान जो है वो आत्महत्या करने की तरफ जाता है। उसके लिए दुनिया में कुछ नहीं बचता कि मैंने तो ज़िंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया, क्योंकि ये स्थिति को देखिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ये भी 12वें हैं, मानसिक परेशानी राहु केतु के साथ है। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस का मिड पॉइंट हस्त नक्षत्र चंद्रमा, वो भी कहीं ना कहीं क्लोज टू अमावस्या था। पूरी कंडीशन थी कि ये इंसान उस पीरियड में जब शनि की महादशा चलती सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ चले जाती, पूरी कंडीशन थी। लेकिन ये 5th हाउस का लॉर्ड भी क्योंकि साथ में आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई एक सहारा चाहिए जीवन का, जो यहाँ से ये संतान बनेगी। ठीक है, इसके कारण ये इंसान जो इसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है उसको लेकर कि चलो जो हुआ सो पीछे हुआ, अब मुझे आगे जीना है, इस थॉट के साथ इसको आगे आना पड़ेगा, तब जाके ये इंसान कहीं ना कहीं चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। इसलिए आपको देखने और सुनने में तो राजयोग लगता है, राजयोग नहीं है। यहाँ पे इंसान मृत्यु को पाने जा रहा था, लेकिन उसके ज़िंदगी में कोई अचानक से दूसरा मकसद दे दिया गया। आज अगर वो मकसद ख़त्म कर दिया है, आज अगर संतान की उम्र बढ़ गई है, अब इंसान ने अपना मकसद ख़त्म कर दिया है, तो फिर यहाँ से बैठा हुआ केतु कह रहा है कि अब जीने की लालसा नहीं है, अब तो मोक्ष पाने की लालसा है। क्यों? क्योंकि शनि पीड़ित किससे था, शनि पीड़ित था इससे। देखिए इसकी दृष्टि से शनि पीड़ित, जब तक कि
आपके 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह पहले तो नीच ना हो, दुखी ना हो और पीड़ित ना हो, तब तक कभी भी विपरीत राजयोग नहीं बनता। ये पहले तो नीच का था, वैसे ही दुखी था, ऊपर से केतु की दृष्टि ने शनि को और त्यागी बना दिया कि त्याग दो पूरी चीज को। इस वजह से ये विपरीत राजयोग बन पाया, क्योंकि एक नीच राशिस्थ, दूसरा किसी ऐसे ग्रह से दृष्ट हो जाना जो कि उसको सपोर्ट ना करता हो, तब विपरीत राजयोग बनता है। ये कंडीशन कहलाती है विपरीत राजयोग। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई 6, 8, 12 के ग्रह 6, 8, 12 में कहीं भी घुस के बैठ गए और आप उसको बना लेते हो, ये विपरीत राजयोग है। नहीं, अगर विपरीत राजयोग आपकी ज़िंदगी में होगा तो आप दर दर की ठोकरों को खाते हुए, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बेवजह की चुनौतियों को झेलते हुए आगे निकलने वाली सिचुएशन में दिखेंगे। विपरीत राजयोग मैंने बार बार कहा है कि वो ऐसी स्थिति बनाता है कि इंसान बोलता है अब मर ही जाऊं। उस समय कोई ना कोई ऐसी कृपा खड़ी होती है जो उसको जीने की वजह देती, तब होता है आपका विपरीत राजयोग। इस कुंडली के अंदर भी जिनको थोड़ा सा बेसिक आइडिया है कारकत्वों के आधार पे, वो ये जानते हैं कि जुपिटर की जो दृष्टि है वो बताती है आपको क्या पूर्व जो लाइफ में आपने किया है उससे पुण्य देंगे, ठीक है। और पूर्व पुण्य में क्या होता है, जुपिटर आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, वो वहां से पंचम और नवम पे देखकर पॉजिटिविटी जरूर ऐड करेंगे। इसीलिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि भाई किसी कुंडली में देव गुरु की कृपा कहाँ है, भले वो नीच राशिस्थ तो क्यों ना हो, भले वो नीच राशिस्थ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि रतन टाटा जी की कुंडली उठाएंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि उनकी कुंडली में 9 नंबर से बनने वाली कुंडली में 10 नंबर में जाके गुरु नीच होता है। उसका जो स्वामी है जहां वो नीच हो रहा है, उसका स्वामी उस समय तात्कालिक मैत्री में होना जरूरी है। उस समय वो स्वामी तात्कालिक मैत्री में होना जरूरी है, तब जाके गुरु उस भाव के लिए पॉजिटिव रिजल्ट कर पाएंगे। अगर तात्कालिक मैत्री नहीं होती तो चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी, समझिएगा। गुरु जिधर भी बैठे हैं उस भाव के स्वामी से गुरु की तात्कालिक मैत्री होना अनिवार्य है। अगर ये नहीं है, मान लीजिए ये बुध यहाँ नहीं बैठे, यहाँ नहीं बैठे और यहाँ से इतने एक्सेस को क्रॉस करके कहीं भी बैठ जाए, अब ये बुध मान लीजिए यहाँ बैठ गया, सपोज कि ये कुंडली है, बुध यहाँ बैठ गया, अब इस गुरु की तात्कालिक मैत्री नहीं है, ठीक है। भले यहाँ का स्वामी उठ के भाग्य में चला गया है, लेकिन अब देव गुरु की जो कृपा है उसमें कमी हो जाएगी। इवन दो कि ये नीच नहीं है, गुरु यहाँ नीच नहीं है 6 नंबर की राशि में, लेकिन ये शत्रु के घर में बैठा है और अति शत्रु कंडीशन में आ गया। अति शत्रु कंडीशन में, अति शत्रु कंडीशन की वजह से क्या होगा कि जो एक दैविक कृपा प्राप्त होनी थी गुरु की, उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि ना अब वो भाव से मित्रवत रहा है और ना उसके स्वामी से। इसीलिए कह रहा हूँ आपकी कुंडली में आप सबसे पहले ये चेक करें कि गुरु जहाँ बैठे हैं उस भाव के स्वामी गुरु से अगर 4 घर आगे या 4 घर पीछे बैठे हैं, दोस्त होके बैठे हैं, तो आपके ऊपर दैविक कृपा आपको सपोर्ट ज़्यादा कर रही है। अगर नहीं तो आप बेवजह की परेशानियों में फंसते नजर आया करेंगे, बेवजह की परेशानियों में फंसते नजर आया करेंगे। अब दूसरी चीज देख लीजिए, ये पहला लॉजिक था जो हमें गुरु को लेके लेना था। इसी का दूसरा काउंटर लॉजिक होता है 5 और 9 की दृष्टि के साथ फिर 2 ग्रह चलते हैं, एक चलता है राहु और एक चलता है केतु। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि केतु का सिर नहीं है तो उसकी दृष्टि नहीं है। अरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल के पास पावर है तो क्या साउथ पोल के पास पावर नहीं होगी? दोनों के पास पावर होगी। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ राहु के पास ही दृष्टि लें, केतु के पास ना लें। अगर किसी कुंडली के अंदर, अगर किसी कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में आपको शुक्र का लगन दिखाई देता हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बुध का लगन दिखाई देता हो। तीसरी कंडीशन होती है कि शनि के लगन दिखाई देते हो। अगर शनि या शनि के मित्र ग्रहों के, नैसर्गिक मित्र ग्रहों के लगन दिखाई देते हैं तो उन कुंडलियों में राहु, क्योंकि लगन का मित्र होता है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड का मित्र रहता है, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट करने लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी को 1 नंबर मिल जाए या फिर 5 नंबर मिल जाए, यानी मंगल मिल जाए या फिर आपको सूर्य की राशि मिल जाए या फिर आपको
कहीं ना कहीं गुरु की राशि मिल जाए, जिससे कि राहु बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर नहीं रखेगा, वहाँ पे राहु न्यूट्रल हो जाएगा, वहाँ पे राहु न्यूट्रल हो जाएगा। ध्यान से बात को समझिएगा, एकदम से ये कंक्लूड मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे जो लगन का है उससे मित्रता नहीं है तो वो उठा के नेगेटिव ही हो गया पूरा, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए ये लगन है कोई से भी नंबर का, उस पर्टिकुलर लगन में अगर राशि उसके मित्र की नहीं है तो पहले वो कोशिश ये करेगा परेशान करके काम करने की। इसी तरीके से केतु का भी रोल होने वाला है। केतु उन लगनों में इजीली रिजल्ट करेंगे जहाँ पे गुरु, सूर्य या फिर आपके मंगल का लगन होता है, लेकिन उसमें भी फिर प्लेसमेंट देखनी होती है, वो किस हाउस में बैठ गए हैं, हाउस के लॉर्डशिप और बाकी चीज़ों को लेना है। यहाँ पे केतु की बात करें तो केतु ये बुध का लगन है, बुध के लगन को राहु सपोर्ट करता है, ठीक है, केतु उतना सपोर्ट नहीं करेगा। इस वजह से यहाँ पर जो केतु के प्रभाव है उसको देखिए, इस केतु के प्रभाव में कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस, आफ्टर मैरिज होने वाली जो फैमिली की बढ़त होनी चाहिए उसको रोक के रखा हुआ है। इस केतु के प्रभाव के चक्कर में आप देखोगे तो ये जो शनि की तरफ इसका प्रभाव आ रहा है, ये किस चीज़ को रोक रहा है, ये मैरिज लाइफ के हैप्पीनेस को रोक रहा है। पृथकतावादी ग्रह दोनों ही हैं, ये भी पृथकतावाद है, ये भी पृथकतावाद है, लेकिन इसका नवम पंचम और इसका भी नवम पंचम, इसका नवम पंचम जो है वो कहीं ना कहीं सुखों को रोक रहा है, यहाँ पे इसको भी इसने रोक दिया। इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर राहु किसी में गड़बड़ होगा तो राहु से नवम पंचम जो है वो बताएंगे कि आपके पूर्व जन्म के कौन से हिसाब किताब को चुकता करना है। जिस तरीके से देवगुरु की जो बात है वो है आपके लिए ब्लेसिंग, वैसे ही राहु और केतु जहाँ भी बैठेंगे और जहाँ दृष्टियाँ डालेंगे उन पर्टिकुलर हाउसेस के ऊपर वो उस तरीके से अपने प्रभाव को दिखाने लगेंगे। इस चीज़ को ध्यान देना होगा। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि ये अपने जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्पोजिशन के आधार पे दिया करेंगे। लगन के अंदर अगर वो ऐसे किसी भाव में बैठ गए हों जो कि उस फर्स्ट हाउस लॉर्ड का फ्रेंड हाउस है तो फ्रेंडली काम करेंगे, अगर नहीं तो एनेमिकल भी होंगे, प्रॉब्लम के साथ भी काम करेंगे। तीन चीज़ें मिलके काम करती हैं, एक होता है भाव, दूसरी होती है राशि, ठीक है, पहला है भाव, दूसरी है राशि और तीसरा है नक्षत्र, क्योंकि वो उसका इंटरनल पोजीशन है जहाँ वो बैठा है। तो कोई भी ग्रह इन तीनों को ध्यान में रखकर ही रिजल्ट करता है। ये ग्रह बैठा हुआ है, ये इस राशि में बैठा है तो इस राशि के स्वामी के साथ भी काम करेगा, ये इसके साथ बैठा है तो इसके साथ भी काम करेगा, ये किसी एक नक्षत्र में बैठा है तो उसका भी काम करेगा, और ये हाउस में बैठा है तो उसका काम करेगा। केतु 12th हाउस में बैठा है तो मोक्ष देगा, इसका मतलब है कि सारी दुनिया की चाहतों को त्याग देगा। राशि उसने अगर सूर्य की ली है तो उसे त्यागने के लिए वो सूर्य का रूप धारण कर लेगा। सूर्य का रूप मतलब किसी एक चीज़ को लेके ईगो क्रिएट कर लेगा कि अब मुझे ये बिल्कुल ईगो के साथ त्यागना है। इसी तरीके से अगर वो बुध के साथ जुड़े हैं तो बुध की चीज़ों को भी कहीं ना कहीं सिचुएशन में क्रिएट करेंगे। इस तरीके से आपको पहले चीज़ समझनी। मान लीजिए यही देव कृपा नहीं आए और यहाँ पे ये सिर्फ रह गया विपरीत राजयोग, क्योंकि आप लोग तो ऐसे ही पढ़ोगे 6 8 12 का स्वामी, फिर 6 8 12 में बैठा, पहली कंडीशन नीच होना चाहिए, दूसरी कंडीशन पीड़ित होना चाहिए। अगर ये पीड़ित हो जाने के बाद कुंडली में कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं बची तो फिर इंसान सुसाइड ही कर देगा, फिर वो विपरीत राजयोग कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसको जीने की चाहत में कुछ उम्मीद ही नहीं नजर आएगी। इस कुंडली में दूसरी प्रॉब्लम इस मंगल की थी, ये फॉर्मेशन जो है इसकी फॉर्मेशन देख लीजिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का लॉर्ड है और लॉन्गेविटी का भी लॉर्ड है, ठीक है, ये बैठा तो कम से कम अपनी ही राशि में है लॉन्गेविटी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन अब ये साहस पराक्रम देकर किस चीज़ के साथ चलेगा, डिलेस के साथ चलेगा। ये डिलेस कहाँ पर लगेंगे, ये डिलेस आपको दिखाई देंगे मंगल की दृष्टि से देखेंगे तो 4 घर आगे इस राहु के ऊपर लगा दिया, यानी कि राहु ने चाहते दी तो मंगल के 8वें घर के प्रभाव की वजह से, अष्टमेश होने के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं चाहतों में भी देरी नजर आने लगी। ये मंगल की 7वीं दृष्टि पूरी तरीके से हिट करेगी आपके भाग्य को। वो चाह रहे थे कि चीज़ आज हो जाए लेकिन ये फिर चीज़ों को डिले करेगा क्योंकि वो अष्टमेश भी है।
बदलाव भी देगा, किस्मत के जरिए भी देगा, अपने साहस के जरिए भी देगा, अपने कर्म के ऊपर भी देगा। और साथ ही साथ इसकी जो 8वीं दृष्टि है, इसने इन दोनों को हिट करके रखा हुआ है। यानी कि ना सिर्फ कि मंगल ने, जिसे कि हम साहस का ग्रह मानते हैं, उसने भाग्य को, बल्कि भाग्य के स्वामी को भी कहीं ना कहीं पीड़ित किया हुआ था। 8वें का स्वामी होकर ट्रांसफॉर्मेशंस, 8वां और फिर यहाँ पे तीसरा अपने पराक्रम का, दोनों चीज़ों के साथ उसने इन सबको पीड़ित किया हुआ था। इस वजह से ये चुनौतियाँ ज़्यादा बन रही थी। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी कोई बहुत आसान नहीं गई है कि आप इसको फूलों की चादर समझ रहे हैं। ये पूरी तरीके से कांटों का बिस्तर है जिसके ऊपर ये इंसान जी रहे हैं। अगर ये जो है इस चीज़ को किसी तरीके से दोबारा रीओपन नहीं किया गया, तो ये वाली जो चीज़ होती है, ये सीधे सीधे बताती है कि अब कुछ चाहत नहीं बची इंसान के पास जीने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे उनसे यही कहा था कि आप जो उस पीरियड में हुआ है, उस चीज़ को किसी तरीके से ओपन करके दोबारा से उस चीज़ को खोलें। नहीं तो फिर कोई दूसरी संतान को, ऐसे लोगों के साथ हम क्या बोलेंगे, ऐसी कुंडली आ जाए कि चाइल्ड होम्स जो होते हैं वहाँ पे आप काम करने लग जाओ। हो सकता है दूसरे बच्चों को लेकर भी आप कम से कम उनको बढ़ाने की ओर तो कोशिश कर सकते हो। कुंडली में भले सारी चीज़ों में नेगेटिविटी नज़र आती हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पॉजिटिविटियाँ होंगी जिसको लेकर हम यूटिलाइज कर पाएंगे। सिर्फ स्टोन्स को पहना लेने से ग्रह आके ही चीज़ों को ठीक करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कोई दूसरे रूप में कोई ऐसे कर्मा अलॉट किए जा सकते हैं जिससे कि इंसान अपने एक दुख को भुला सके, और अगर ऐसा किया जा सकता है तो फिर वो लाइफ नॉर्मली आगे जा सकती है। कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर वो उपाय दे दीजिए स्टोन्स के। हर ग्रह आपको कोई खराब करने नहीं आया। आपके पास्ट बर्थ और इस बर्थ के दोनों चीज़ों को मिक्स करके ये प्लानिटरी पोजीशंस है, और उसके हिसाब से आपके कर्मा है। आप अगर अपने कर्म ठीक कर लोगे तो आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। दुश्मन कोई नहीं होता, इसमें से कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो आपका दुश्मन बैठा है, लेकिन इंसान का कर्मा ही उसका प्रॉब्लम है। महाभारत के युद्ध में जिन लोगों के कर्म ठीक थे वो सब बच गए, वरना अमरता का वरदान लेने के बावजूद भी भीष्म पितामह तक को मरना पड़ा। और दूसरी बड़ी बात कि जब आप श्री राम श्री कृष्ण की बात करते हैं, उस जमाने के ऋषियों ने उन लोगों के परेशानी के लिए भी कोई ऐसे उपाय नहीं दिए। जब देव रूप मनुष्य रूप में आता है, या जब कोई देवता भी मनुष्य की योनि में जन्म लेते हैं, चाहे आप उसको गौतम बुद्ध से लगा लें, महावीर जैन से लगा लें, श्री राम से लगा लें, श्री कृष्ण से लगा लें, इवन कि जीसस क्राइस्ट से भी लगा दीजिए, सबके लाइफ के अंदर चैलेंजेस थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर चीज़ को बोला कि तुम आगे पीछे हो जाओ और हमारी लाइफ ठीक कर दो। ह्यूमन लाइफ सिर्फ एक कंसेप्ट पे चलती है कि ये एक कर्म भूमि है। कर्म भूमि पे आत्माएं आती हैं, कर्म करती हैं, और उस हिसाब से उन आत्माओं को आगे ऊपर कोई और लेवल पे ग्रोथ मिलती है। इसको लेके एक बिल्कुल अलग थ्योरी है जो एस्ट्रोलॉजी से बाहर है। उस बुक के बारे में चर्चा करेंगे किसी अलग वीडियो में। मेजर कंसर्न आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको अपने कर्मास को पॉजिटिव रखना है। आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, आप कितनी भी पूजा पाठ कर रहे हो, आप दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हो, नेगेटिविटी आपके अंदर है। आप भले बाहर उसको किसी भी तरीके से दिखाओ, और नेगेटिविटी ही आपकी बर्बादी का कारण बनती है। ठीक है, इसीलिए अगर ये इंसान अपने आप को नेगेटिव थॉट में कोई ऐसी चीज़ लेकर आ गया था जो उसको पॉजिटिविटी दे रही थी, तो उसने उसको जीने की राह दे दी थी। इसी तरीके से हर कुंडली में हर ग्रह के साथ आपको चीज़ों को सोचना होता है कि कौन सा वो फैक्टर हो सकता है जिस पे वो इंसान काम कर लेगा तो उसको आगे एक मकसद मिलेगा। इस तरीके से खासकर ऐसे विपरीत राज्यों की कुंडलियों में हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास जितने भी विपरीत राज्यों के केस हैं वो सब अपने मरने की दुआ मांगते हैं। फिर चाहे वो आदमी यहाँ से यहाँ आके बेड रिडन हो जाता है तो कहता है कि ज़िंदगी भर बिस्तर से पड़ा हुआ हूँ, ज़िंदगी से उठा लो। एक वो, दूसरे वो हैं जिनका कहीं 12वीं में जाके बैठा है, वो भी यही कहते हैं कि आत्महत्या करने की सिचुएशन है। कोई ना कोई इनको एक एम देना ज़रूरी है। अगर एम नहीं मिलेगा तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे रहती है। तो मुझे उम्मीद है आज के बाद भूल कर भी आप में से कोई विपरीत राजयोग ना मांगे। ठीक है, ये विपरीत राजयोग जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं वहाँ बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, जिसकी ज़िंदगी पे ये बीतता है वो उसको सहन किस तरीके से करते हैं सिर्फ वही लोग जानते हैं।
इसीलिए ध्यान रखिएगा। विपरीत राजयोग की जो टर्म एंड कंडीशन है वो बहुत ही खराब है। ग्रह पूरी तरह से पीड़ित होना चाहिए तभी ये बनता है। इसलिए किसी भी जिंदगी में कोई भी ग्रह पीड़ित ना हो, अगर वो पीड़ित होगा तो आपकी जिंदगी का कोई हिस्सा बहुत बुरी तरह से खराब करेगा। इसको ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।